प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय दौसा से अपन बात कर रहे थे रासायनिक बल गतिकी के अध्याय की। उसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रथम कोटि अभिक्रिया की चर्चा की थी। उसमें आपने समाकलित वेग समीकरण निकाला था K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है। अब ये समाकलित वेग समीकरण है, इसके विभिन्न रूपों की हम चर्चा करेंगे। एक हमारे पास रूप है विल्हेमी समीकरण। ये विल्हेमी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको विल्हेमी समीकरण कहते हैं। इसमें t बराबर 0 पर सांद्रता क्या मानी गई है? C0, जो कि a के बराबर है। ओके, जो हमने वहाँ a ली थी, यहाँ C0 मान ली इन्होंने, और t समय पर सांद्रता Ct, जो कि हमने a माइनस एक्स पहले प्रयोग में ली थी। तो हमारे पास ये मान रखकर जब हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा Ct बराबर C0 e की पावर माइनस K1t। Ct बराबर C0 e की पावर माइनस K1t, या इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं C0 बराबर Ct e की पावर माइनस नहीं होगा K1t, और इसे कहते हैं हम विल्हेमी समीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं अंतराल सूत्र, इंटरवल फॉर्मूला। पहले हम ये कहें कि अंतराल सूत्र कब काम आता है और इसको क्यों प्रयोग में लिया जाता है। देखिए, हमें जो पदार्थ है A, उसकी प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो, उस स्थिति में वेग नियतांक K1 ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अंतराल सूत्र का। क्लियर? कि हम A की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो भी K1 ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हम अंतराल सूत्र प्रयोग करें। तो देखिए, माना कि T1 समय पर अभिकारक का x1 मोल क्रिया करता है। कितना क्रिया करता है? x1। और T2 समय पर x2 करता है। T2 समय पर कितना करता है? x2। तो हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले बना लेंगे, एक बना लेंगे T1 और एक बना लेंगे T2। तो T1 बराबर क्या होगा? आपके समाकलित वेग समीकरण से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि T1 बराबर होगा 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x1। ओके, और T2 बराबर होगा 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x2। ओके, एक बार t की जगह T1 होगा, x की जगह x1 होगा, दूसरी बार T2 होगा तो x2 होगा। और इन दोनों समीकरणों को हम T2 माइनस T1 करते हैं तो सोल्व करने पर आता है 2.303 अपॉन K1 इंटू log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। क्लियर? ये बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास T2 माइनस T1 मीन्स डेल्टा T बराबर होगा 2.303 अपॉन K1 log इंटू log C1 अपॉन C2। हमने C1 क्या है? a माइनस x1, और C2 क्या है? a माइनस x2। तो a माइनस x1 है T1 समय पर अभिकारक की बची हुई सांद्रता, और a माइनस x2 जो कि C2 है वो क्या है? T2 समय पर अभिकारक की बची हुई सांद्रता। क्लियर? तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक सांद्रता नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? एक बार हम ये देखेंगे कि T1 समय पर कितनी अभिकारक बच गया और T2 समय पर कितना अभिकारक बच गया। इन दोनों का प्रयोग करके हम K का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम ग्राफ बनाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो बार बार वही सूत्र आपका समाकलित वेग समीकरण प्रयोग में आएगा कि या K1 एक ही बात है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी
log a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t डिवाइडेड बाई 2.303। क्लियर? ये वज्रोणीम किया है एक तरह से हमने। अब हम सरल रेखा का समीकरण जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स और m क्या है यहाँ? स्लोप है, ढाल है। तो हमारे पास y क्या है यहाँ? y है log a अपॉन a माइनस एक्स और m क्या है? k1 अपॉन 2.303 और x क्या है? t समय। तो हम समय को x एक्सिस पे ले रहे हैं और log a अपॉन a माइनस एक्स को y एक्सिस पे ले रहे हैं। तो ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल होगा k1 अपॉन 2.303। अब यहाँ देखिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि log a अपॉन a माइनस एक्स और टाइम के बीच ग्राफ सीधी रेखा होता है। नो, समझिए। देखिए, जो जो टाइम पास होगा x की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू बढ़ेगी तो a माइनस एक्स क्या होगा? कम होगा। और a माइनस एक्स कम होगा तो log a अपॉन a माइनस एक्स बढ़ेगा। क्लियर? कि समय के साथ साथ x बढ़ेगा, a माइनस एक्स कम होगा तो log a अपॉन a माइनस एक्स बढ़ेगा। इसलिए ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता हुआ ऊपर जा रहा है सीधी रेखा के रूप में। क्लियर? इसी को हम दूसरे रूप में लिखें, दूसरा ग्राफ बनाएं तो आपका ऊपर वाला जो समीकरण है log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1t अपॉन 2.303, इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस एक्स इक्वल टू k1t अपॉन 2.303। या ऐसे कहें log a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस k1t अपॉन 2.303 प्लस log a। ओके, हमने चिन्ह बदल दिया, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया और log a को लेफ्ट साइड से किधर ले आए? राइट साइड। अब पुनः हम फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। यहाँ पर देखिए c कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट। तो वो उपरोक्त समीकरण में देखेंगे कि log a है। क्या है? log a। खत्म बात। m ढाल है, स्लोप, जो कि है माइनस k1 अपॉन 2.303। मतलब ढाल ऋणात्मक है। ढाल कैसा है बच्चों? ऋणात्मक। और y है log a माइनस एक्स, तो y एक्सिस पे लेंगे। y है log a माइनस एक्स, तो y एक्सिस पे लेंगे और t x के बराबर है, जो कि x एक्सिस पर समय ले लिया। तो ये ग्राफ देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। स्ट्रेट लाइन तो है, सीधी रेखा तो है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्लियर है? समय के साथ साथ x की वैल्यू बढ़ेगी तो log a माइनस एक्स कम होगा। समय के साथ साथ x की वैल्यू बढ़ेगी तो a माइनस एक्स कम होगा, तो ग्राफ नीचे आएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ढाल बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303, तो k1 बराबर माइनस 2.303 इंटू ढाल। इस प्रकार हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया की विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन। सबसे पहले बात करें इक्सो शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यह एक छद्म एकणुक अभिक्रिया है क्योंकि इसकी अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। क्लियर? समीकरण है C12H22O11 प्लस H2O। H प्लस मीन्स कौन सा माध्यम बच्चों? अम्लीय माध्यम। इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो शर्करा जो कि सुक्रोस है, गन्ने की शर्करा, इक्सो माने गन्ना, उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। क्लियर? यहाँ H2O अधिक में लिया जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब यहाँ पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इक्सो शर्करा का प्रतिपन क्यों कहते हैं? अपने शायद चर्चा की थी थोड़ी बहुत पहले कि यहाँ जो सुक्रोस है वो है
वाम ध्रुवण गुणक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण गुणक, और ग्लूकोज है हमारे पास दक्षिण ध्रुवण गुणक और फ्रक्टोज है वाम ध्रुवण गुणक। तो और फ्रक्टोज का जो कोण है ध्रुवण कोण वो ज़्यादा है किससे? ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होगा वो वाम ध्रुवण गुणक होगा। ओके, तो पहले क्या था? दक्षिण बन गया क्या? वाम। तो प्रतिपन इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया? प्रतिपन इन्वर्जन हो गया। ओके, और इसीलिए यहाँ इसको प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को। अब इस अभिक्रिया का अध्ययन करना है तो अलग अलग अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए अलग अलग तरीका काम में आता है। यहाँ हम काम में लेंगे ध्रुवण कोण नापना, एंगल ऑफ रोटेशन। क्यों भाई? क्योंकि शर्करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सभी प्रकाशिक समावता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? प्रकाशिक समावता। और इसके लिए हम ध्रुवणमापी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। किसका यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ध्रुवणमापी। तो यहाँ घूर्णन में होने वाला परिवर्तन अपघटित शर्करा की मात्रा के समानुपाती होता है। घूर्णन में होने वाला परिवर्तन अपघटित शर्करा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या मतलब? जितनी शर्करा अपघटित होती जाएगी घूर्णन कोण में परिवर्तन होता जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारा फॉर्मूला था K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए तीन बातें हैं, एक है थीटा जीरो, एक है थीटा टी और एक थीटा इनफाइनाइट। थीटा जीरो मीन्स प्रारंभिक कितना कोण था, थीटा टी टी समय पर, और थीटा इन्फिनेटिव अनंत काल में मीन्स अभिक्रिया के अंत में। ओके, शून्य मीन्स प्रारंभिक ध्रुवण कोण, टी थीटा टी मानी टी समय पर ध्रुवण कोण, और थीटा अनंत मानी अभिक्रिया के अंत में ध्रुवण कोण। अब यहाँ जो होगा ये हम इस समानुपाती होगा थीटा जीरो माइनस थीटा अनंत। ओके, कोण में परिवर्तन ए समानुपाती होगा थीटा जीरो माइनस थीटा अनंत। तो ए की जगह तो क्या रख देंगे हम? थीटा जीरो माइनस थीटा अनंत। और ए माइनस एक्स समानुपाती होगा थीटा टी माइनस थीटा अनंत। ए माइनस एक्स समानुपाती होगा थीटा टी माइनस थीटा अनंत। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log थीटा जीरो माइनस थीटा अनंत डिवाइडेड बाय थीटा टी माइनस थीटा अनंत। यहाँ देख रहे हैं कि शुरू में कोण पॉजिटिव होगा और फिर कम होकर निगेटिव हो जाएगा। शुरू में कोण पॉजिटिव होगा फिर कम होकर कैसा होगा? निगेटिव। यहाँ एक बात और समझ सकते हैं, थीटा की जगह आर भी यूज कर सकते हैं, थीटा की जगह आर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊं कि ए समानुपाती थीटा जीरो माइनस थीटा इन्फिनिटी क्यों है। देखिए थीटा इन्फिनिटी का मतलब तो है कि अभिक्रिया समाप्त हो गई, और थीटा जीरो मानी प्रारंभिक कोण कितना था, तो इन दोनों का डिफरेंस प्रारंभिक के बराबर आ जाएगा, ए के बराबर, जो प्रारंभिक सांद्रता है। और हम ए माइनस एक्स समानुपाती होगा थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटिव। तो शुरू में हम ये कह रहे हैं कि थीटा टी समय पर थीटा टी था और अंत में क्या है? थीटा अनंत है। तो ये किसके बराबर होगा? थीटा टी माइनस थीटा अनंत। क्लियर? ये हमारे पास इक्सो शर्करा के प्रतिपन की बात हो गई। कुछ उदाहरण अपन और बाद में बात करेंगे। थैंक यू।